हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, यूपी टेट 2021 की परीक्षा 23 जनवरी को जो प्रस्तावित है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सामान्य अध्ययन के 60 प्रश्न लिए हैं जो कि निचोड़ हैं एकदम। पूरी क्लास देखनी है, सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, मतलब भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कहाँ पर है? तो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत इस्पात कारखाने, इस भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। एक है आपका राउरकेला, राउरकेला आपका हो जाएगा उड़ीसा में। एक है बोकारो, बोकारो कहाँ हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़ में। अगला है दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना, सारे ही इंपॉर्टेंट है, किसी एक में से पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित ये शब्दों नहीं है, सेल है, सेल सेल में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? तो कौन सा? सबसे पहले है स्लेट, संगमरमर, सेल या फिर ग्रेनाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल आपका। ये सेल ऐसा लिखा जाता है, सेल सेल हो जाएगा। अवसादी चट्टानों का निर्माण प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों के अवशेष, खनिज पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं के अवसादों से होता है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है तो किधर होती है? सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। तो ये कहाँ पर होती है? ये आपकी होती है सूर्य से दूर, सूर्य से दूर। धूल, बर्फ, जलकणों और हिमानी कण गैसों का वह चट्टानी पिंड जो सूर्य के चारों ओर परवलयाकार एवं अति परवलयाकार पथ पर घूमते हुए पृथ्वी से कुछ दिन से कुछ महीनों तक नग्न आंखों से चमकीले रूप से दृष्टि गोचर होते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। सूर्य के समीप आने पर यह सूर्य से गर्मी प्राप्त कर अपने पीछे की ओर लंबी पूंछ का निर्माण करते हैं। इनकी पूंछ सदैव किधर होती है? सूर्य के विपरीत दिशा में, अर्थात सूर्य से दूर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? समपनती, नतिलंब घाटी, हॉगबैक या फिर ग्रावेन। तो ग्रावेन आपका हो जाएगा राइट आंसर। ग्रावेन, जब दो समांतर भ्रंश का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। जर्मन भाषा में इसे क्या कहा जाता है? ग्रावेन घाटी। इस प्रकार की घाटी को कहा जाता है ग्रावेन घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अटाकामा, अरविया, गोभी या फिर कालाहारी। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग 20 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों में मध्य हैं, अक्षांशों के मध्य। यह उष्णकटिबंधीय संगमरमरी पवन क्षेत्र के उच्च दाब क्षेत्र में स्थित हैं, जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय उच्च दाब मरुस्थल कहा जाता है। इसके अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? आपका सहारा हो गया, सहारा हो गया। अगला देख लेते हैं, तापक्रम विलोमता का अर्थ है, मतलब तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापमान। तो आप सभी जानते हैं प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में
1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर की कमी आ जाती है। तो बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापमान, लेकिन यहाँ पे विलोमता पूछा है, विलोमता, तो यहाँ पे हो जाएगा बढ़ता तापमान। जब बढ़ता है तब विलोमता कहा जाता है। अगर एक्चुअल में पूछा जाता तो घटता तापक्रम हो जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर या गोविंद सागर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगर बात की जाए कि गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ध्यान रखना है ये बातें। अगर महिला मुख्यमंत्री की बात की जाएगी तो आ जाएंगी सुचेता कृपलानी। ध्यान रखना है ये बातें सभी, सुचेता कृपलानी। अगला देख लेते हैं, सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, तो कहाँ पर है सिपकीला दर्रा, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर का, उत्तराखंड का, सिक्किम का या फिर हिमाचल प्रदेश का? तो यहाँ पे हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के अन्य दर्रों की अगर बात की जाए तो एक हो जाएगा आपका सिपकीला ये वाला, और अगला हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा, रोहतांग, और उससे अगला हो जाएगा बड़ा लाचला। अब बात की जाए कि उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कौन कौन सा है? माना दर्रा है, एक तो माना दर्रा है, एक कौन सा है? नीति दर्रा। अब बात की जाए सिक्किम की, तो सिक्किम में कौन सा है? नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला। ध्यान रखना है ये सब बातें। और जो हिमाचल प्रदेश के मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। अगला देख लेते हैं, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से किसका होना आवश्यक है? तो कौन सा हो जाएगा? शिक्षण विधियों का। अगर शिक्षण विधि अध्यापक को अच्छे से आती होंगी तो वह अपने जो बच्चे होंगे, अपने जो स्टूडेंट होंगे, विद्यार्थी होंगे, उनको आसानी से अपनी बात समझा पाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक सहायक सामग्री है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी आपकी? कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड या फिर बैरोमीटर? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, मानचित्र। अगर भूगोल पढ़ना है तो मानचित्र से ही पढ़िए, बिना उसके पढ़ना बेकार है, क्योंकि उसके सहायता से बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सा झील कहाँ पर है और कौन सा झरना कहाँ पर है। तो ध्यान रखना है, मानचित्र से पढ़ना है आपको। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो बात की जाए अगर पहले भाग की, तो कौन सा हो जाएगा? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे की बात की जाए तो हो जाएगा नागरिकता। तीसरे की बात की जाए तो हो जाएंगे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। और भाग 4 की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। अब आप समझ गए होंगे इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। अगर बात की जाए कहाँ से कहाँ तक है, तो कहाँ तक है? 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक ये हैं, 12 से 35। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो कौन सा संशोधन किया गया ये बताना है आपको। तो यहाँ पे पहला है 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों इसको कहा जाता है लघु संविधान। ध्यान रखना है, 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है लघु संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए संविधान में। ये है 44वां संविधान संशोधन। अगला है 73वां संविधान संशोधन और 86वां। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 73वां। अगर बात की जाए 86वां, तो 86वां में क्या था? ये 2002 में हुआ था। पहली बात तो ये है, और इसमें 2 जगह संशोधन किया गया। एक तो किया गया 21 का
में इसमें किया गया है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क पढ़ने का अधिकार रहेगा। और एक और किया गया नीति निर्देशक तत्व में, उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार निःशुल्क जो शिक्षा है वो प्रदान करेगी। तो यहाँ पे ये दोनों बातें। एक और जगह है मूल कर्तव्य में है जो कि है 11वां कर्तव्य जुड़ा, उसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क मतलब अधिक उन्हें भेजना उनका कर्तव्य, स्कूल भेजने का कर्तव्य है। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पे हो जाएगा आपका द हेग में। अगर बात की जाए कि यह अगर देश पूछा जाता तो कौन सा हो जाता, आप सभी जानते हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड ध्यान रखना। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको पेन से दिक्कत हो रही होगी, पेन के कलर से, तो मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो यहाँ पे आपको सूची दी गई है, बताना है राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट सूचियों में। तो किस में आएगा? ये आ जाएगा आपका समवर्ती सूची में। अब बात की जाए कि ये हैं क्या, तो ये इनका जिक्र किया गया है अनुसूचियों में। तो कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी आ सकता है। 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? मतलब कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें विदेश नीति की बात की गई है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, 50 और 51। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51, विदेश नीति से संबंधित है। अगर 50 की भी बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष में, मतलब किस वर्ष में शुरू किया गया था? 52 में, 1952 में, 1955 में, 1957 में या फिर 1960 में? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 के प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में कृषि विकास, सिंचाई साधनों का विकास, शैक्षिक विकास, यातायात के साधनों का विकास, कारीगरों एवं कृषकों तथा अन्य व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य, सफाई, आवास तथा मनोरंजन की व्यवस्था के तत्व सम्मिलित किए गए। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो कौन से दिया आपका? यहाँ पे शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, यहाँ पे गोरख नहीं है गोलखनाथ है, गोलखनाथ के मामले में, और अगला केशवानंद भारती के मामले में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केशवानंद भारती के मामले में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन है 52, 108, 200 और 213। तो यहाँ पे 52 की बात की जाए तो यहाँ पे 52 आप जानते हैं यहाँ पे किया गया है राष्ट्रपति के पद का जिक्र। 52 में राष्ट्रपति के पद का जिक्र। अब बात की जाए 108 तो हो जाएगा ज्वाइंट सेशन, यानी कि ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। बात की जाए आपके 213 की तो यह क्या हो जाएगा? 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो हो जाएगा 113। तो ये ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 200। अगला, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है
जो निर्वाचन है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, तो इसके सदस्य आपको बताने हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अब बात की जाएगा राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति में क्या चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पे। राष्ट्रपति में एक तो चेंज ये हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के सभी की जगह हो जाएगा निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ जो राज्य हैं, राज्य के जो विधानसभा होती हैं, विधानसभाओं के सदस्य, और साथ ही दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य। ध्यान रखना है ये सब बातें, क्योंकि प्रश्न कुछ भी आ सकता है। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, मतलब सार्क देशों का सदस्य नहीं है। सार्क देश ऐसे देशों का समूह है जो कि हैं दक्षिणी एशियाई देश। तो दक्षिणी एशियाई देशों की बात की जाए तो 8 हैं टोटल। तो मैं बता देता हूँ नाम, आप सुनते रहना। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 राज्य हैं, 8 देश हैं। अब यहाँ पे जो अलग है, यहाँ पे आप सब जानते हैं, जो जापान है, जापान कहाँ पर पड़ता है, एकदम एशिया के पूर्व में पड़ता है, इधर पड़ता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जापान। अगला, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं। तो राजपूत पेंटिंग के आपको लेखक बताना है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आनंद के कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, डॉक्टर मोतीचंद्र, WG आर्चर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आनंद के कुमार स्वामी, आनंद के कुमार स्वामी। अगला देखते हैं, लोक कला का संबंध है। तो लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से है, चित्रकला से है, आधुनिक कला से, या प्रागैतिहासिक कला से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा क्षेत्रीय कला से। क्षेत्रीय कला, लोक कला मूलतः ग्रामीण अंचलों में जन सामान्य आदिवासी विशिष्ट समूहों द्वारा धारित एवं संरक्षित कला है। अगला देखते हैं, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं ये बताना है आपको। तो ज्यामितीय आकारों को, ज्यामितीय आकारों से बने डिजाइन को, वर्ग में बनी डिजाइन को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्यामितीय आकारों से बने डिजाइन को क्या कहा जाता है, ज्यामितीय डिजाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। जो श्रुतियाँ हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है, 22 है, 13 है, 12 है, या फिर 9 है। तो जो राइट आंसर है वो आपका है 22। ध्यान रखना है 22। अगला, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं, आपको स्वर बताने हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12। अगला, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया गया था। तो किसके साथ किया गया था, धमार के साथ किया गया, तराना, ध्रुपद, या फिर ख्याल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ध्रुपद ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्रुपद ये है ध्रुपद। तो ध्यान रखना है, ध्रुपद सही हो जाएगा। 4 ताल का प्रयोग ध्रुपद गायन के साथ किया जाता है। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है। इस गायन शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांत रस तथा श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। ऐसा माना गया है कि ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किसने किया है, राजा मान सिंह तोमर। कौन, राजा मान सिंह तोमर। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है। तो कौन नहीं है ये देखना है। सबसे पहले हैं ऑप्शन आपके पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, रामदास शर्मा, अहमद जान थिरकवा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रामदास शर्मा। तबला भारतीय वाद्य यंत्रों में से एक है। इसे बजाने वाले को क्या कहा जाता है, तबला वादक कहा जाता है। प्रसिद्ध तबला वादक कौन कौन है, पंडित किशन महाराज हैं, अहमद जॉन थिरकवा हैं, जाकिर हुसैन हैं, उस्ताद उल्ला रखा खां हैं, कड़े महाराज, अनोखे लाल और गुदई महाराज। आगे चलते हैं,
प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो कहाँ हुए थे? दिल्ली में, बॉम्बे, कोलकाता या फिर मद्रास। क्योंकि ये नाम पुराने हैं इसलिए उस समय प्रथम राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हुए थे उस समय मुंबई का नाम बॉम्बे था, कलकत्ता ये कोलकाता था और ये मद्रास था। तो यहाँ पे बताना है आपको राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बॉम्बे। और ये हुए कब थे ये भी सुन लो, ये हुए थे आपके 1950 में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? तो किसने? राधा कृष्णन ने, स्वामी विवेकानंद ने, प्लेटो ने या फिर रूसो ने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। और एक बात और इनसे जुड़ी, और 12 जनवरी को इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना, कौन से? युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना है। अगला, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसकी जन्म दिवस के रूप में? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। और एक बात और, इन्हें क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और एक बात और है, जो राजीव गांधी खेल रत्न है, जो खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, उसका नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार। आगे चलते हैं। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कौन हो जाएंगे? महर्षि पतंजलि। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि। अगला है, जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो यहाँ पे किस फसल से संबंधित है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है धान, सोयाबीन, मक्का या फिर जई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मक्का। अब बात की जाए, एक सोयाबीन से संबंधित एक प्रश्न आता है कि सोयाबीन राज्य किसे कहा जाता है? तो सोयाबीन राज्य आपको कहा जाता है, हो जाएगा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? कौन सी है? गिर, जर्सी, संधी, थार पारकर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थार पारकर। देश में गायों की मान्यता प्राप्त कितनी नस्लें? 27 नस्लें हैं। उपयोग के आधार पर गायों को दुधारू, भारवाही और द्विकाजी 3 वर्गों में बांटा गया है। गायों की नस्लें जो कार्यशील बछड़े एवं दूध उत्पादन दोनों के लिए पाली जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? द्विकाजी कहा जाता है। द्विकाजी ऐसे लिखा जाएगा, द्विकाजी, ये हो जाएगा द्विकाजी। अगला देखते हैं। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कुल कितने में बांटा गया है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 15। भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पश्चिमी हिमालय श्रेणी, पूर्वी हिमालय श्रेणी, निम्न गांगेय मैदानी क्षेत्र, मध्य गांगेय मैदानी क्षेत्र, उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र, गंगा पार का मैदानी क्षेत्र, पूर्वी पठार तथा पर्वतीय पठार, केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, द्वीप क्षेत्र आदि। आगे चलते हैं। आगे, केंद्रक बीज की संतति है। केंद्रक बीज की संतति क्या है ये बताना है। प्रजनक बीज, आधारीय बीज, प्रमाणित बीज या फिर पंजीकृत बीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रजनक बीज। शुद्धता के आधार पर बीजों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज, प्रमाणित बीज। प्रजनक बीज केंद्रक बीज की संतति है एवं यह जिस पादप या संस्था द्वारा पैदा किया जाता है उसे सीधा संबंधित होता है। प्रजनक बीज में सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता होती है। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। तो मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर माल्टा। माल्टा एक नींबू की तरह ही होता है, माल्टा। अगला, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान
स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर लखनऊ में। लखनऊ में। अब बात की जाए कि ये वाला तो हो गया, अब बात की जाए अगर इसकी नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में कौन सा है? भारतीय कृषि अनुसंधान। भारतीय कृषि अनुसंधान है। भारतीय कृषि अनुसंधान। आगे चलते हैं। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? शर्करा का किया जाता है, पेक्टिन का किया जाता है, सल्फाइड का किया जाता है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का किया जाता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा शर्करा। जेली पेक्टिन और एसिड युक्त फलों के निर्मित जलीय रस को परिरक्षक शर्करा के साथ एक निश्चित अवधि तक उबालकर तैयार किया जाने वाला पदार्थ है, जो ठंडा होने पर अर्ध ठोस की अवस्था में हो जाता है। इस पदार्थ में निम्नतम कुल विलेय ठोस 65% यानी कि 65% होते हैं। आगे देखते हैं। केसर प्राप्त किया जाता है। तो केसर किससे प्राप्त किया जाता है? आप सभी जानते हैं, पुष्प वर्तिकाग्र से किया जाता है। पुष्प वर्तिकाग्र से किया जाता है। केसर कौन से कुल का पौधा है? तो ये देखने वाली बात है। तो ये हो जाएगा इरिडेसी। इरिडेसी कुल का पौधा है। इसका मूल स्थान क्या है? दक्षिणी यूरोप। दक्षिणी यूरोप है। दक्षिणी यूरोप। भारत में यह केवल कहाँ पर पाया जाता है? केवल और केवल पाया जाता है J&K में। ध्यान रखना है केसर। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो यहाँ पे कुल कितनी पसलियाँ होती हैं आपकी? तो ये हो जाएंगी 24। 24 पसलियाँ होती हैं। 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी यानी कि 24 होती हैं टोटल। अगला प्रश्न। TAB का टीका, TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो किस रोग से बचाव करता है? ये करता है आपका मियादी बुखार से। मियादी बुखार, यह रोग किससे होता है? पानी की गंदगी से होता है। इसे मोतीजरा और आंत बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में बचाव के लिए शिशुओं के लिए टीका दिया जाता है। कौन सा? TAB का टीका दिया जाता है। ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? मतलब किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है नहीं। 21 जून। अगला, किन कपड़ों या किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्रों में गोंद के कल्प का प्रयोग किया जाता है। विश्व में भौगोलिक दृष्टि से एशिया में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जो जो कुल विश्व है उसका कितना करता है एशिया? 95%, 95% करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। पाणिनि हैं अष्टाध्यायी के लेखक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न अगला। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ? आप सभी जानते हैं, कालाशोक। अगर प्रथम की बात की जाए, प्रथम की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका? अजातशत्रु। अजातशत्रु। द्वितीय की बात की जाए तो कालाशोक। तृतीय की बात की जाए तो अशोक। अशोक। और जो चतुर्थ की बात की जाए तो हो जाएगा आपका कनिष्क। कनिष्क। अब जो उनके स्थल कहाँ कहाँ है, तो उसका सबसे पहला जो है वो राजगृह में, दूसरा वाला है वो हो जाएगा आपका वैशाली, और तीसरा पाटलिपुत्रा, और जो लास्ट जो कनिष्क वाला है वो आपका हो जाएगा कुंडल वन। ये सारी बातें ध्यान रखना, क्योंकि द्वितीय पूछी है, अगले में चौथी भी पूछ सकता है 23 तारीख को। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाली आए, आपको सारी याद करके जानी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, तो कहाँ करवाया था ये बताना। आगरा में, फतेहपुर सीकरी में,
दिल्ली में या फिर सिकंदरा में? तो ये करवाया था आपका फतेहपुर सीकरी में करवाया था, फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने दार्शनिक और धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना की स्थापना करवाई थी। अकबर प्रारंभ में इबादत खाने में केवल इस्लाम धर्म उपदेशकों को ही आमंत्रित करता था, किंतु बाद में उसने सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना हुई थी वर्ष में, मतलब किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 1875। अगर किसने की थी तो किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे चलते हैं, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैंने कल डिस्कस किया था इसे, सूर्य सेन। जो पिछली क्लास थी उसमें जो हिस्ट्री की क्लास थी, टॉप 100 प्रश्न लिए थे, उसमें था सूर्य सेन। तो सूर्य सेन किससे रिलेटेड थे? ये बांग्लादेश में एक शस्त्रागार था अंग्रेजों का, कहाँ पर था? चटगांव में, चटगांव में। तो उसको लूटा था उन्होंने, उससे रिलेटेड है चटगांव वाले से। चटगांव के अगर पूछेगा कि किसने इसकी लूट की थी तो कौन थे? सूर्य सेन। बाकी ये तीनों किससे रिलेटेड है? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, ये थे काकोरी कांड से। आगे चलते हैं, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? आप सभी जानते हैं अच्छे तरह से, इसका हो जाएगा अकबर। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? इनमें से बतानी है। सिडनी है, कैनबरा है, मेलबर्न है या फिर ब्रिस्बेन है? तो आप सभी जानते हैं इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? कैनबरा। अगर बात की जाए कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी खोज किसने की, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी जेम्स कुक ने। जेम्स कुक ने कब की थी? 1770 में, 1770 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये एक बात और है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, वो है ओशिनिया महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप। अगर बात की जाए ये कैसा, तो सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है के द्वारा, मतलब किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपका हिम नदी के द्वारा। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदी द्वारा होता है, जबकि बी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा? नदी की युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्रों के लंबवत आवर्तन द्वारा होती है। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, मतलब किसके द्वारा समझा जा सकता है ये बताना है आपको। तो रेखा चित्रों से, रूढ़ चिन्हों से, वर्णमाला के अक्षरों से, या फिर कौन सा? थैमेटिक मानचित्र द्वारा। तो ये कौन सा हो जाएगा? रूढ़ चिन्हों द्वारा, रूढ़ चिन्हों द्वारा। मैं आपको नक्शे की क्लास, जो मैप की क्लास थी वर्ल्ड एटलस की, उसमें बता चुका हूँ जो थैमेटिक मानचित्र होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे किसी सड़क मार्ग या रेल मार्ग को दिखाना होता है, या फिर किसी विशेष चीज़ को जब दिखाना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? थैमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा है यहाँ पे? विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ग्लोब, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ग्लोब जो है वो सही है इसका, ग्लोब। ग्लोब महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर बात की जाए राजनीतिक, तो राजनीतिक से आपको पता चलता है कि कौन से देश की सीमा कहाँ तक है, सीमाओं के बारे में पता चलता है। अगर प्राकृतिक की बात की जाए तो इससे पता चलता है नदी, पर्वत, पहाड़, झील, चोटी वगैरह, ये सब कुछ पता चलता है कौन सा कहाँ पर है। आगे देखते हैं, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो किस राज्य के जमींदार थे ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जगदीशपुर, जो कि कहाँ पर है? अभी बिहार में है, बिहार में। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री का नाम है आपका क्या? नीतीश कुमार। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था, तो कौन था ये बताना, ये हो जाएगा आपका करजन। और कब हुआ था बंगाल विभाजन? ये हुआ था
1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो किसे कलंदर कहा जाता है? इसे कहा जाता है बाबर को कहा जाता है। इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1526 ईस्वी में की थी। कौन से युद्ध में की थी? कौन से युद्ध से की थी? पानीपत के प्रथम युद्ध से, जिसमें कि इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, ध्यान रखना है। और इसने जो कलंदर की उपाधि क्यों कहा जाता था कलंदर इसको? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दान करता था, अपने जो साम्राज्य था उसमें बहुत ज़्यादा दान किया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कलंदर कहा जाता है था। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है होयनसांग। जो होयनसांग है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? अब यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे हा निकाल दिया जाए यहाँ से और हा यहाँ इधर से ले लिया जाए तो ये हो जाएगा हा फॉर होयनसांग, हा फॉर हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? कन्नौज को बनाया था। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? हरियाणा में थानेश्वर में थी, तो ध्यान रखना है। अगला देखते हैं प्रश्न, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि आप सब जानते हैं कौन सी? अगर किसी नदी के बारे में जानना है या फिर किसी झील के बारे में जानना है, किसी झरने के बारे में जानना है, अगर वहाँ का भ्रमण कर लिया जाए तो जो स्टूडेंट हैं या जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सामाजिक अध्ययन की क्लास, जो कि यूपी टेट की प्रीवियस प्रश्नों पर आधारित थी। दोस्तों ऐसे ही सीरीज के लिए, ऐसे ही कक्षाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको ऐसे ही और क्लासेस देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं, सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं यूपी टेट के लिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।